दोस्तों, बहुत ही मजे की एपिसोड उम्मीद है यापे को पसंद आएगी। सब दोस्त वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अब के लिए 2 एपिसोड का बंदोबस्त हो सके। शुक्रिया। इस भरी नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। पूजा को भी इसने कई ठोकरें मारी थीं। इसके चेहरे पर कर्ब और तकलीफ के आसार नुमायां थे। मैंने कुन आंखों से उधर उधर देखा। पूजा वाला हथियार दूर था, अलबत्ता मेरा सेंटर टेबल के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन इस तक रसाई हासिल करना आसान नहीं था। ये तो मैं समझ गया कि तुम लोग कौन हो, सब इंस्पेक्टर ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मगर अपना सवाद लेने के लिए दूसरों का घर इस्तेमाल करना कहाँ की शराफत है। कितने पैसे लिए हैं तुमने इससे? उसने आखिरी अल्फाज पूजा की तरफ देखते हुए कहे थे। ये मुझे बहका कर यहां लाया था, थानेदार है, पूजा ने खौफजदा से लहजे में जवाब दिया। मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया। उसने कहा था कि घर इसका है। मुझे नहीं मालूम था ये चूर है, साला खाली पीली रोब जमा कर अय्याशी करता है। मैं दिल ही दिल में मुस्करा दिया। पूजा भी मेरी तरह समझ गई थी कि मामला वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। और फिर ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि ये दोनों पुलिस वाले यहां तक पहुंचे कैसे थे और कॉटेज के अंदर कैसे दाखिल हो गए थे। सामने की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, जिसके अंदर हाथ डालकर चटकनी खोल ली गई थी। रात को सोने से पहले भी मैंने देखा था कि इस खिड़की का एक शीशा नहीं था, लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। दूसरा कॉटेज यहां से तकरीबन 150 गज के फासले पर था, जहां रात को मैंने रोशनी देखी थी। लोगों को मालूम होगा कि ये कॉटेज खाली पड़ा है। हमारे आने के बाद यहां रोशनी देखकर उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी होगी। उन्होंने सोचा होगा कि शायद कोई चोर वारदात करने यहां घुसा है। सब इंस्पेक्टर मुसलसल पूजा को घूरे जा रहा था। इसकी आंखों में हवस बढ़ती जा रही थी। वो यही समझ रहा था कि हम दाद ऐश देने के लिए इस खाली कॉटेज का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए हैं, और शायद वो भी बहती गंगा में हाथ धोने की सोच रहा था। वैसे पूजा का बदन भी क़यामत लग रहा था, जो किसी का भी खड़ा कर दे। पूजा भी एक होशियार नारी थी। उसने सब इंस्पेक्टर की नीयत भांप ली थी और बड़ी होशियारी से लहंगा इस तरफ कुछ और सिरका दिया था कि उसकी टांगें ऊपर तक बरहना हो गई थी। मुझे तो उन पर मुल्क से फिल्म तवालुदार याद आ गई। सब इंस्पेक्टर ने हवालदार की तरफ देखते हुए कहा, रात 3 बजे तमाम थानों को हेडक्वार्टर से रीड अलर्ट मिला है। एक नारी और एक मर्द झेल के दूसरी तरफ विश्वास और उसके एक आदमी की बूटी करके भागे हैं। इत्तला में बताया गया था कि हथियारों ने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। मुझे तो ये दोनों वही लगते हैं साहब। थाने में जब ये इत्तला आई थी तो मैं कहाँ था? सब इंस्पेक्टर ने हवालदार को घूरा। आप अपने क्वार्टर में सो रहे थे साहब, हवालदार ने जवाब दिया। सब इंस्पेक्टर की नजरें बदल गईं। अब इनमें हवस की जगह सफा की उभर आई थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। पहले मेरा ख्याल था कि पूजा उन्हें कुछ दे दिलाकर मामला खत्म कर देगी, लेकिन अब सूरत हाल संगीन हो गई थी। हूं? सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा कर लिया। तो फिर ये वही हो सकते हैं जिन्होंने यहां तबाही फैला रखी है। वही आतंकवादी जिसने सरकारी कैंप तबाह किया और मंदिर को जलाकर राख कर दिया। मनी लाल ने इसके लिए तो 5 लाख का इनाम रखा है। अपनी किस्मत बदल जाएगी। हवालदार, होशियार रहना। ये लोग कोई हरकत न करने पाईं। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई थी। हवालदार ने महज शुबा का इजहार किया, मगर शुबा ही किसी तहकीक की असल बुनियाद होता है, और फिर 5 लाख रुपए का लालच भी था। मैं समझ गया कि अब आसानी से जान छूटने वाली नहीं थी। मैं वो नहीं हूं साहब जो अब समझ रहे हैं, मैंने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। मैं तो आज ही जोधपुर से यहां आया था। इस किता ने मुझे फांस लिया। क्या है? अपनी किस्मत ही फूट जाएगी। साला ये झूठ बोलता है, पूजा जल्दी से बोली। उसने मुझे इशारा करके पैसा था, अगर तुम 2 नहीं हो तो भी पीछे दीगर मामला खत्म कर देंगे। सब इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है माउंट अबू में तबाही फैलाने वाला पाकिस्तानी जासूस और मुसलमान है। सभी देख लेते हैं। अगर तुम मुसलमान नहीं तो बात खत्म। हवालदार, इसकी धोती हटाकर झांको। ये किया है? आखिरी अल्फाज उसने हवालदार को मुखातिब करके कहे थे। मैं साहब। हवालदार घबरा गया, और यहां मेरी भी रोना आ गई थी। अगर ये राज खुल गया और मेरा खतना इतना मोटा तो ये देख लिया कि मैं मुसलमान हूं तो बचने का कोई चांस नहीं। हाँ, तुम देखोगे, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ऐसे काम मातहत करते हैं,
अफसर नहीं। और अबे तुम मुंह इधर फेर लो, इस तरफ नहीं। वैसे मुंह ना भी फेरो तो कोई हर्ज नहीं, उसने आखिरी अल्फाज पूजा की तरफ देखते हुए कहे थे। पूजा ने पर असमा मुंह बनाते हुए इस तरह पहलू बदल लिया कि अब वो मुकम्मल तौर पर सब इंस्पेक्टर के सामने थी। ऐसा करते हुए इस नीचे खींच लिया था। सब इंस्पेक्टर की नजरें इसकी तरफ उछल गईं। हवालदार 2 कदम आगे बढ़कर मेरे करीब आ गया। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, धोती हटा, हवालदार के लहजे में नागवारी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। मैंने जरा सी हटा दी, हवालदार देखने के लिए आगे झुका। इस वक्त मेरे अंदर के वहशी ने नारा लगाया, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने बड़ी फुर्ती से दायां पांव समेटकर हवालदार पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मेरी यह हरकत इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। वो बिलबुलाता हुआ पीछे को उल्टा गया। दूसरी तरफ पूजा ने भी बड़ी जरत का मुजाहरा करते हुए सब इंस्पेक्टर पर जोरदार लात रसीद कर दी थी। वो भी बिलबुलाता हुआ सोफे पर गिरा। बस अब तुम लोग सीधे खड़े हो जाओ, मैंने गुर्राते हुए कहा। 1 मिनट बाद वो दोनों मेरे सामने खड़े थे। पूजा ने फर्श पर पड़ा हुआ अपना हथियार उठा लिया और इन दोनों के हथियारों पर भी कब्जा कर लिया। हाँ तो सब इंस्पेक्टर, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई कि मैं कौन हूं। लेकिन अब तुम फंस गए हो, तुम्हारे लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम में अब भी मामला तय हो सकता है। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर लेंगे, हमने तुम्हें देखा ही नहीं। अक्लमंद हो, मैं मुस्करा दिया। मुझे तुम्हारी ये तजवीज़ पसंद आई, इसलिए अब तुम लोग अपनी ये वर्दियां उतारो। वर्दा है? जी, मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा है। मैंने कहा, जल्दी उतारो वर्दियां, वरना मैं खोपड़ी उतार दूंगा। इस धमकी के सामने सब इंस्पेक्टर ने अजीब सी नजरों से पूजा की तरफ देखा। कुछ देर पहले तो तुम बड़ी बदी भरी नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे, अब ये देवी हो गई। उतारो वर्दी। सब इंस्पेक्टर शर्ट के बटन खोलने लगा। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं धाड़ा। पूजा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मैंने सब इंस्पेक्टर की वर्दी उठाकर उसकी तरफ उछाल दी। दूसरे कमरे में जाकर तब्दील कर लो, जल्दी करो। पूजा ने वर्दी उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मेरे हुक्म पर वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और दोनों हाथ सरों से ऊपर दीवार पर टका दिए। पूजा सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर आ गई। मैंने इसे इशारा किया और हवालदार की वर्दी उठाकर दूसरे कमरे में घुस गया। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे हक में थी। मैं अगर चाहता तो उन दोनों को उड़ा सकता था, मगर मैं बिलावजा हाथ नहीं रंगना चाहता था। मगर किसी गड़बड़ की सूरत में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पूजा ने अपना लहंगा फाड़कर इन दोनों के हाथ पुश्त पर बांध दिए और उन्हें फर्श पर लिटाकर दोनों के पांव भी इकट्ठे बांध दिए और फिर उधर उधर देखने लगी। उनका मुंह बंद करना भी जरूरी था। पूजा ने सब इंस्पेक्टर की कैप भी उठाकर सर पर जमा ली थी। मैंने इसकी तरफ देखा, वो इस वर्दी में बहुत शानदार लग रही थी। मैंने भी हवालदार की टोपी उठाकर अपने गंजे सर पर रख ली। घबराना मत, मैंने हर कदम से पहले पीछे मोड़कर कहा। हम तुम्हारे थाने में इत्तिला कर देंगे। वो लोग तुम्हें आकर छड़ा लेंगे। बाहर निकलने से पहले मैंने बत्तियां बुझा दें, अलबत्ता दरवाजा खुला रहने दिया था। कॉटेज के सामने पुलिस जीप मौजूद थी। पूजा ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं साथ वाली सीट पर बैठ गया। रास्ता दूसरे कॉटेज के करीब से गुजरता था। इस कॉटेज की बत्तियां अब भी जल रही थीं। बरामदे में 2 इंसानी हियोले भी नजर आए थे। वो जो कोई भी थे, यकीनन ये जानने के लिए वहां खड़े थे कि क्या हुआ है। सब्जे से ढकी हुई उन पहाड़ियों पर जाबजा लातादाद कॉटेज बने हुए थे। रास्ता पथरीला और नाहमवार था। आखिरकार हम पहाड़ियों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आ गए। इस वक्त रात की तारीकी दम तोड़ रही थी, रोशनी फैलने लगी थी, जैसे जीप के हेड लैंप्स रोशन थे। पूजा ने रफ्तार ज्यादा तेज नहीं रखी थी। पहले चौराहे पर पहुंचते ही अंदाजा हो गया कि रात को शहर की सूरत हाल क्या रही होगी। हमारी तलाश जारी थी। पुलिस ने कई रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी।
हर पुलिस पार्टी के साथ मनीलाल के भी एक दो मुसल्लह आदमी मौजूद थे, लेकिन हमें अपना रास्ता बनाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। रोका तो तकरीबन हर जगह गया था, लेकिन पुलिस की जीप और हमारे जिस्मों पर पुलिस की वर्दियां हर जगह काम आई थीं। एक जगह एक पुलिस पार्टी ने एक कार को रोक रखा था। वो पुलिस पार्टी 2 कांस्टेबलों और एक हवालदार पर मुश्तमिल थी। कार में 2 अफराद थे, एक उधेड़ उम्र औरत और एक जवान आदमी। औरत उधेड़ उम्र होने के बावजूद खूबसूरत थी, उसके जिस्म पर कीमती साड़ी थी, जबकि इस जवान आदमी ने भी कीमती सूट पहन रखा था। इन दोनों को कार से उतार लिया गया था और हवालदार उनसे पूछ-गुछ कर रहा था। पूजा ने उनके करीब जीप रोक ली। मैंने हथियार निकालकर हाथ में ले लिया। क्या बात है हवालदार? कौन हैं ये लोग? क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? पूजा ने हवालदार की तरफ देखते हुए बारोब लहजे में कहा। हवालदार ने पहले झट से सल्यूट झाड़ा, फिर बोला, अब जानती हैं मैडम, रात से विश्वास की तलाश के लिए हर शख्स को चेक करने का हुक्म मिला है, लेकिन शरीफ लोगों को परेशान करने का हुक्म नहीं दिया गया। पूजा ने कहा, क्या तुम्हें ये नहीं बताया गया कि वो धुनेबाद ऑफिसर? इस शख्स ने पूजा का शुक्रिया अदा किया। हम तो वाकई परेशान हो गए थे। शहर के हालात ठीक नहीं हैं, अब लोग भी सोच समझकर घर से निकला करें, पूजा ने कहा, और मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए पूजा ने जीप एक जगह रोक ली और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों नीचे उतर आए। पहाड़ियों की तरफ जाने वाली 2 सड़कें सुनसान थीं। जीप वहां छोड़कर हम बाएं आ गए और 3 रोड पार करने के बाद हम एक तवील चक्कर काटते हुए इस सड़क पर निकल आए जहां पहाड़ियों पर एक दूसरे से फासले पर काटेज बने हुए थे। हम सड़क छोड़कर पैदल रास्तों पर चलते रहे और आखिर ठीक इस वक्त अपने काटेज पहुंच गए जब मशरिक से सूरज तुलू हो रहा था। राजस्थानी लिबास में है और वो आदमी गंजा है जिसकी हमें तलाश है। मेरी तरह मैंने सर से टोपी उतार कर उसे अपना गंजा सर दिखाया और फिर टोपी सर पर रख ली। यस मैडम, हवालदार जल्दी से बोला। जाओ, वो उन्हें और मुश्तबा लोगों पर निगाह रखो। शरीफ लोगों को परेशान मत करो, पूजा ने कहा और जीप आगे बढ़ा दी। हवालदार ने एक बार फिर एड़ियां बजा दें। अंदर दाखिल होते ही पूजा ने दरवाजा लॉक कर दिया और कमरे में घुसकर पलंग पर ढेर हो गई। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा और फिर बीच वाले कमरे में या कर सोफे पर नींद दराज होकर आंखें बंद कर लें। 1 हफ्ते तक हम वाकई दाल चावल खाते रहे और एक दूसरे को निचोड़ती रहे। 3 दिन रजनी भी रात को हमें जवाइन करती थी। दिन के वक्त भी इस दौरान हमने कॉटेज के गेट से झांक कर देखा तक नहीं था, अलबत्ता दिन भर लान में लगे रहते। इन 7-8 दिनों में हम दोनों ने मिलकर कॉटेज के आगे और पीछे दोनों तरफ के लान संवार दिए थे, क्यारियां बना दी थीं। मैंने ये बात भी नोट की थी कि पूजा के चेहरे की रौनक बहाल हो गई थी। पिछले दिनों तो वो जिंदगी के ताज़ा तरीन तजुर्बात से गुजरी थी, इसके असाब जवाब देने लगे थे। अगर एक आध दिन मजीद वो सूरत हाल बरकरार रहती तो हिम्मत हार बैठती या इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता। हम 8वें दिन तक बाहर नहीं निकले थे, इसलिए शहर की सूरत हाल का भी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये बात तस्लीम शदा थी कि विश्वास के उड़ने के बाद मनीलाल के हल्के और पुलिस में खलबली मच गई होगी। 2 दिन और गुजरे और आखिरकार मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। पूजा की जंबील से एक पैरासूट भी बरामद हो गया था। शाम का अंधेरा फैलने के बाद बाहर निकला तो मेरा हुलिया बदला हुआ था। नीले रंग का सूट, कोट के कॉलर में एक अदद फूल भी रखा हुआ था। दाढ़ी मूंछें, सर पर गिरवे रंग के कपड़े की 2 पिंची वाली टोपी जो हिंदुओं को आम तौर पर पहनते देखा था, माथे पर अंग्रेजी के हर्फ वी शीप का तलक और बाएं गाल पर बड़ा सा मसा। ये मसा पूजा ने किसी चीज से तैयार करके गाल पर चिपका दिया था और मेरी आंखों में न जाने क्या चीज डाली के आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई थीं। वहां मुझे जैसे गुंडों को हाथ पीर मारने का मौका मिल जाता है। शाम के वक्त यहां बड़ी चहल पहल और रौनक होती थी। 39 किलोमीटर दूर इबू रोड रेलवे स्टेशन पर जयपुर और अहमदाबाद की तरफ से 2 ट्रेनें आती थीं। उनके मुसाफिर बसों के जरिए माउंट अबू आते थे
और ये बसें 7 बजे के करीब यहाँ आती थीं। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद और उदयपुर से आने वाली बसें भी शाम 6 से 9 बजे के दौरान वक्फे वक्फे से यहाँ पहुँचती थीं और इस वजह से यहाँ खासी रौनक हो जाती थी। बस स्टैंड के इलाके में रात के वक्त चहल पहल की एक वजह वो रेड लाइट एरिया भी था जो शिकारगाह भी था, लेकिन मैं ना तो शिकार की तलाश में आया था और ना ही सैर ओ तफरी के लिए। इस रोज विश्वास ने बताया था कि मनी लाल कृष्णा के बंगले में छुपा बैठा है और वहीं से अहकामात जारी कर रहा है। इसके साथ करिश्मा और शंकर भी थे। करिश्मा को तो मैं अच्छी तरह जानता था, मगर शंकर मेरे लिए अजनबी था। ताहम इन दोनों के बारे में पूजा ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। कृष्णा माउंट अबू में 3 बस सर्विसेज, झील किनारे 5 कॉटेजेस और ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। इसके फ्लैट में 6-7 बसें थीं जो माउंट अबू से राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों तक चलती थीं। एक बस का रूट तो दिल्ली तक था। मनी लाल जब शुरू में यहां आया था तो उसने कृष्णा जैसे लोगों की मदद से ही यहां कदम जमाए थे। इन दिनों कृष्णा के पास सिर्फ एक खटारा सी बस थी जो उदयपुर के रूट पर चला करती थी। इसके अलावा वो कुछ औरतों का धंधा भी करता था। एक गेस्ट हाउस के मैनेजर से इसकी दोस्ती थी और उसके तवस्सुत से वो सयाहों को औरतें सप्लाई करता था और उनसे मिलने वाला कमीशन आपस में बांट लेते थे। मगर मनी लाल से मुलाकात के बाद इसके दिन फिरने लगे। खटारा बस की जगह नई गाड़ी ने ले ली और वो कॉटेज भी कृष्णा ने खरीद लिए और फिर चंद ही बरसों में इसका शुमार शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में होने लगा। शहर में आने वाले सयाहों को औरतें सप्लाई करने वाला दलाल दौलतमंद होते ही मुअज़्ज़ज़ बन गया था। लोग उसके माजी को भूल गए थे, लेकिन इस शहर में एक ऐसी हस्ती भी थी जो कृष्णा के लगाए हुए जख्मों को नहीं भूली थी। वो अंजलि थी, कृष्णा की साबिका रखियल। उसने बुरे वक्तों में कृष्णा का साथ दिया था, इसे कमाकर देती रही थी, लेकिन जब कृष्णा के पास दौलत आई तो वो अंजलि को भूल गया। उनकी आखिरी मुलाकात एक बड़ी धुआंधार किस्म की लड़ाई पर खत्म हुई थी। अंजलि ने चौराहे पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सैंडलों से कृष्णा की पिटाई की थी और कृष्णा ने इसे बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा था। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुथा हो गए थे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए थे। अगर पुलिस वाले मैदान में न कूद पड़ते तो कृष्णा अंजलि के हाथों मारा जाता या अंजलि कृष्णा के हाथों खत्म हो जाती। और इन दोनों ने हवालात में काटी थी और आखिरकार मनीलाल ही ने उन्हें पुलिस से निजात दिलाई थी। उस वक्त अंजलि ने कृष्णा को खौफनाक इंतकाम की धमकी दी थी। ये सब कुछ मुझे पूजा ने बताया था। इस बात को 2 साल हो गए थे। अंजलि अभी तक कृष्णा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। अलबत्ता कृष्णा की हरकतों ने अंजलि को रेड लाइट एरिया में आबाद करने पर मजबूर कर दिया था। पूजा के कहने के मुताबिक अंजलि खुद तो इस धंधे से रिटायर हो चुकी थी, लेकिन इसने 3-4 लड़कियां रखी हुई थीं जो इसका बिजनेस चला रही थीं और इस वक्त में अंजलि से मिलने के लिए ही आया था और इस इलाके में आने के लिए यही हुलिया मुनासिब था जो मैंने इख्तियार किया था। मैंने एक रेस्तोरां में बैठकर निहायत बदजायका चाय पी ली। रेस्तोरां के ही दीवार थी जो रेड लाइट एरिया कहलाती थी। मैं इस रेस्तोरां में जा बैठा, इस गिल्ली में आते जाते लोगों को देखता रहा और फिर बाहर आ गया। यहां मुझे अपने जैसे और कभी कुछ लोग नजर आए थे जो इस इलाके में दादागिरी करते थे। एक मेरे पास आ गया। जाहिर है ऐसे लोग अपने इलाके में किसी और गुंडे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, मुझे लगते हो, लेकिन ये अपना इलाका है, यहां तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। खैरियत चाहते हो तो जैसे चुपके से आए हो ऐसे ही दम दबाकर चुपके से वापस चले जाओ। मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। इसका कद 5 फुट के लगभग था, जिस्म कदरे भारी भरकम, काली पतलून और धारीदार बनियान पहने हुए था, बाल लंबे और उलझे हुए थे। वो हर लिहाज से सड़क छाप गुंडा लगता था। मैंने अच्छा झटका लगाकर उसे पकड़कर ऊपर उठा लिया और दूसरे ही लम्हे इसे दूर फेंक दिया। सड़क पर गिरते ही इसके मुंह से चीख निकली। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर आगे बढ़कर उसे 2-3 ठोकरें रसीद कर दें। जगो दादा के मुंह लगता है, साला,
चीर के फेंक दूं, मैं गुर्राता हुआ फिर आगे बढ़ा, मगर उसने फौरन ही हाथ जोड़ दिए। दर्द से वो चीख रहा था, सरकार, मुझसे भूल हो गई। जाओ शाना, मैंने उसे एक और ठोकर मारी। क्या याद करोगे? वो उठकर एक तरफ को भाग निकला। जब उसने मुझे ललकारा था तो उसके 2-3 कारिंदे भी करीब ही जमा हो गए थे, मगर अपने दादा का हश्र देखकर वो इधर उधर खनक गए थे। मैं अंधेरी गली में दाखिल हो गया। दोनों तरफ मकानों में तवाइफें आबाद थीं, दरवाजे साथ साथ थे। बाज दरवाजे बंद थे और बाज खिले हुए। खिले हुए हर दरवाजे के सामने 2-2, 3-3 तवाइफें खड़ी थीं। इन दरवाजों के अंदर बहुत मध्यम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। इस मध्यम रोशनी के मंजर में तवाइफों के चेहरे वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहे थे, मगर सौदे हो रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे और खिल रहे थे। मैं एक दरवाजे के सामने रुक गया। ये 2 पिट का दरवाजा था, जिसका एक पिट बंद था। खिले हुए पिट के सामने स्टूल पर जो औरत बैठी थी, वो गालिबन अपने आप को अफसर ही समझती थी। बाहर खड़े खड़े किया देखते हो, भीतर आओ, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और साथ ही किसी कदर आगे झक गए। वो अंजलि बाई कहाँ मिलेगी? मैंने पूछा। अरे, पहले मुझे भी चक कर देखो, अंजलि बाई को भूल जाओगे, उसने कहा। इसके पहलू वाले कमरे के अंदर से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे धींगा मश्ती हो रही हो। फिर धड़ से दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर गिरा। इसके बाद इसका कोई कपड़ा भी बाहर उछाल दिया गया। ये देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार कहकहा निकल गया। जिस आदमी को बाहर फेंका गया था वो आजाद था और बाद में उसकी धोती फेंकी गई थी। वो धोती पहनता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तवाइफ थी। उसने किसी वजह से अपने गाहक को उठाकर बाहर फेंक दिया था और अब उसे गालियां दे रही थी। मुझे 2 भारतीय फौजी याद आ गए जो 65 की जंग में पाकिस्तानी मुजाहिदीन के जवाबी हमले पर अपनी धोतियां भी छोड़कर भाग गए थे। मैंने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, मुर्गी के डरबे की तरह था, जिसे दरमियान में पर्दा तान कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मैं आगे बढ़ गया। एक और दरवाजे पर खड़ी औरत से अंजलि बाई के बारे में पूछा। उसने सामने वाले दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मैं जैसे ही इस तरफ पहुंचा, दरवाजे के दोनों पिट बैक वक्त खिले, 2 आदमी बाहर निकले और गिल्ली के अंधेरे में गायब हो गए। वहां से एक तवाइफ जैसे ही बाहर निकली, मैंने इससे अंजलि बाई के बारे में पूछा। अबे, अंजलि बाई धंधा नहीं करती, मेरे साथ आओ ना, इस औरत ने साफ उर्दू में जवाब दिया, जिसका मतलब था कि वो राजस्थान की रहने वाली नहीं थी। मैं धंधे के लिए नहीं आया, इससे कहो कि पूजा ने एक आदमी भेजा है, मैंने जवाब दिया। पूजा मुझे बता चुकी थी कि वो और अंजलि एक दूसरे को जानते हैं। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर अंदर चली गई। इस कमरे में दूसरी तरफ भी एक कमरा था। इस दौरान दूसरी तवाइफ बाहर आ गई और मुझे पटाने की कोशिश करने लगी। अंदर जाने वाली तवाइफ 3-4 मिनट बाद वापस आ गई और मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। इस कमरे के पीछे एक मुख्तसर सा आंगन था और एक तरफ ऊपर जाने के लिए लकड़ी के तख्तों की सीढ़ियां थीं। ऊपर चले जाओ, वो औरत सीढ़ियों की तरफ इशारा करके वापस चली गई। आंगन में अंधेरा था। मैं एहतियात से सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर तख्ता मेरे पांव के बोझ से चरचरा रहा था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर 4 मुरब्बा फुट जगह खाली थी और आगे दरवाजा था जो बंद था, मगर रोशनी बाहर झलक रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, दरवाजा खुला है, अंदर से निकली हुई आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते ही ठिठक गया। पूजा ने बताया था कि अंजलि खुद इस धंधे से रिटायर हो चुकी है और मैंने ज़हन में एक तसव्वुर कायम कर लिया था कि वो बूढ़ी हो चुकी होगी, लेकिन इसे देखकर मैं दंग हुए बगैर नहीं रह सका था। इसकी उम्र 35 से 40 के दरमियान रही होगी। रंगत गोरी, हाथ लगाने से मेला हो जाने का डर, तीखे नैन नक्श, दराज कामत और सिडौल और भरपूर जिस्म था। वो बिल्कुल अलग रही थी।
मुझे कृष्णा पर बड़ा गुस्सा आया जिसने इतनी हुसैन औरत को छोड़ दिया था। वो कुर्सी पर बैठी सिगरेट पी रही थी। सामने सोफे पर एक उधेड़ उम्र आदमी भी बैठा हुआ था, जबकि अंजलि के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें तो किसी मंदिर में होना चाहिए था महाराज जी, यहां क्यों आ गए? बैठो। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। अंजलि सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं तन्हाई में बात करना चाहता हूं अंजलि जी, मैंने कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर साथ वाले कमरे में ले गई। मैंने मोड़कर इस आदमी की तरफ देखा। मेरी मुदाखलत इसे पसंद नहीं आई थी और वो पेचो ताब खाकर रह गया था। कहो, क्या बात है? अंजलि ने सिगरेट का किश लगाते हुए पूछा। मैं कृष्णा के बारे में बात करना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज सरगोशी से ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो इस तरह चौंकी जैसे बिजली का करंट लगा हो। भौवें तन गईं। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। वो नजरें। तुम्हें यहां किसने भेजा है? मेरा मतलब है वो पूजा कौन है जिसका तुमने नीचे से संदेशा भेजा? आश्रम वाली पूजा, जो आज कल मनी लाल, कृष्णा और पुलिस को मतलूब है, मैंने जवाब दिया। तक तुम? क्या तुम वही हो जो? तुम ठीक समझ रही हो। मैंने इसकी बात काट दी। मैं इत्मीनान से बात करना चाहता हूं, मगर तुम्हारा ये मेहमान मेरा पुराना आशिक है, तभी तभी बातें करने के लिए थोड़ी देर को आ जाता है। इससे मुझे मोटी रकम मिल जाती है, इसलिए इनकार नहीं करती। तुम यहां बैठो, मैं उन्हें रुखसत करूं, अंजलि कहते हुए इस कमरे में वापस चली गई। ये बेडरूम था, बहुत शानदार। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया, उधर उधर देखने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद इस कमरे का बाहर का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर अंजलि दरमियानी दरवाजे का पर्दा हटाकर अंदर आ गई। इसकी आंखों में और चेहरे पर अजीब सनसनी जैसे तासुरात उभर आए थे। वो गौर से मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। यकीन नहीं आता कि तुम वही हो, वो बोली। इसके लहजे में भी हल्की सी थरथराहट थी। वो लोग जहन्नम की बलाओं की तरह तुम्हारे पीछे लगे हैं और तुम इस तरह आजादी से घूम रहे हो। अगर मुझे कोई खौफ होता तो किसी बिल में घुसकर बैठा रहता, मैंने जवाब दिया। कृष्णा के बारे में क्या कहना चाहते हो? उसने कहा। अंजलि की अब तक की बातों से मैं समझ गया था कि वो अब भी इंतकाम की आग में जल रही थी और कृष्णा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में मेरा साथ देने से नहीं हिचकिचाएगी। मैं चंद लम्हों तक उसकी आंखों और चेहरे के तासुरात से भी अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा कि वो कितने पानी में है। मैंने इसके और कृष्णा के हवाले से पूजा की बताई हुई वो बातें दोहराईं तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया। जो कुछ कहना चाहते हो, साफ साफ कहो, वो बोली। मैं कृष्णा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि कृष्णा को शहर के इस चौराहे पर अपने कदमों में तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखूं जहां इसने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा था। आज भी मुझे वो दिन याद आता है तो मेरा खून खौल उठता है। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम पर बीता हो, मैंने कहा। मगर इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की जरूरत है। मैं चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर उसे बताने लगा कि मैं क्या चाहता हूं। कृष्णा इस बंगले में नहीं है। मेरे खामोश होने पर उसने कहा। मैं अगरचे अब तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी, मगर उसकी सरगर्मियों पर निगाह रखे हुए हूं। 7-8 रोज पहले जब तुमने विश्वास को अड़ाया था, इससे अगले ही रोज उसने वो बंगला छोड़ दिया था। मनीलाल बहुत बेरहम और सफाक आदमी है। वो आज तक बीसियों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन अब उसे अपना जीवन खतरे में नजर आ रहा तो वो छुपता फिर रहा। वो जानता है कि तुम्हारा असल निशाना वही होगा और जिस तरह तुम उसके आदमियों को एक के बाद दीगरे खत्म करते जा रहे हो, इसके दिल में तुम्हारा खौफ बैठता जा रहा है। इसे यकीन है कि तुम इस तक जरूर पहुंच जाओगे। एक बार तो वो तुम्हारे हाथ आ भी गया था। तुमने उसकी पिटाई करके उसे जख्मी कर दिया और उसके सामने शोशांत पंडित को मार डाला। इस रात तुम मनीलाल को जिस तरह छोड़ गए थे, इसके करीबी हलकों में यह ख्याल किया जाता है कि तुमने किसी वजह से इसका जीवन बख्श दिया था।
तुम किसी खास मौका की तलाश में हो, इसलिए वो बार बार ठिकाने बदल रहा है। शहर भर की पुलिस और उसके 20 आदमी अब तक तुम्हारा नाम नहीं लगा सके। वो तुम्हें छलावा लिखते हैं। नहीं, ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? मेरा मतलब है मनीलाल को जख्मी करने वाली बात, मैंने पूछा। इस गिरोह में मेरे भी कुछ हमदर्द हैं, अंजलि ने जवाब दिया। वो लोग अगरचे काबिले एतमाद नहीं हैं, लेकिन मुझे उनसे बहुत सी बातें मालूम होती रहती हैं। और फिर ये बात तो पूरे शहर में फैल चुकी है कि मनीलाल तुम्हारे हाथों जख्मी हुआ था। वो लोग अब कहाँ हैं? मैंने पूछा। मनीलाल और कृष्णा? इस कॉटेज में, जहां इस रात विश्वास को उड़ाने के बाद तुमने और पूजा ने पनाह ली थी और पुलिस वालों को बांध गए थे, अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ, मैं चौंक गया। तुम बहुत कुछ जानती हो। जानकारी रखनी पड़ती है, अंजलि ने कहा। मैं रंडी हूं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बहुत सी बातें बगैर पूछे ही मालूम हो जाती हैं। मगर तुम तो अब धंधा नहीं करती, मैंने कहा। बहुत से लोग मेरे करीब बैठने को ही नेमत समझते हैं। अंजलि के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। हाँ, तुम चीज ही ऐसी हो। विश्वास के आदमी तुम लोगों को झेल वाली तफरीगा के इस पार ढूंढते रहे, क्योंकि वहां एक कश्ती भी तफरीगा से कुछ फासले पर मिली गई थी जिस पर तुम लोग विश्वास को उड़ाने के बाद फरार हुए थे। फिर शहर में भी तुम्हारी तलाश शुरू हो गई। सुबह झील में एक मल्लाह की लाश मिली और वो सारे किनारे पर एक कश्ती भी मिली, तो इस तरफ भी तुम्हारी तलाश शुरू कर दी गई। और 10 बजे के करीब वो लोग इस कॉटेज तक पहुंच गए जहां दोनों पुलिस वाले बंधे पड़े थे। इन पुलिस वालों ने ही ये इंकिशाफ किया था कि तुम दोनों ने रात इस कॉटेज में गुजारी थी और पकड़े जाने के बाद उन्हें धोखे से बांध कर फरार हो गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मनीलाल को शुबा था कि तुम 1-2 दिन में कृष्णा के बंगले तक भी पहुंच जाओगे। उसने भी तुम्हारी ही चाल पर अमल किया, यानी इस कॉटेज का इंतखाब किया जिस पर तुम्हें शुबा नहीं हो सकता था। कॉटेज में इनकी मुंतकिली बड़ी राजदारी से अमल में आई थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। इससे अगले ही रोज कृष्णा का एक आदमी रतन एक लोंडिया को ले गया था, अंजलि ने जवाब दिया। मनीलाल में जहर भरा हुआ है और जब तक ये जहर उसके खून से निकलता ना रहे, इसे चीन नहीं पड़ता। रतन कौन है? मैंने पूछा। एक प्राइवेट सप्लायर, अंजलि ने कहा। वो बड़े बड़े लोगों को लौंडियां सप्लाई करता है। इसके पास एक से एक हुसैन लौंडियां हैं, लेकिन मुझ पर मरता है। अगरचे कृष्णा की तरफ से ये धमकी दे दी गई थी कि अगर उसने किसी को ये बताया कि इस रात लौंडिया कहाँ गई थी तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन रतन मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। मेरे घुटने से लगकर बैठता है तो उसकी जबान फरफर चलने लगती है। और ये निरंजन कौन है? मैंने पूछा। इस शहर का सबसे बड़ा बदमाश है, अंजलि ने जवाब दिया। वो भी मनीलाल ही की तरह बहुत बेरहम और बेहद सफाक आदमी है, बल्कि दरिंदा है। आदमी को टांगों से पकड़कर चीर देता है। शहर के सारे बदमाश इसके नाम से थर थर कांपने लगते हैं। मनीलाल ने उसे खास तौर पर अपने करीब रखा हुआ है। मनीलाल, कृष्णा, करिश्मा और निरंजन, मैंने ये नाम दोहराए। और कितने आदमी हैं इस कॉटेज में? 1-2 और होंगे, ज्यादा नहीं, अंजलि ने जवाब दिया। मनीलाल ये भी समझता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ इसका राज फाश कर सकती है, इसलिए इसने अपने करीब सिर्फ 2-4 ऐसे आदमी रखे हैं जो जरूरत के वक्त अपनी जान लड़ा दें। मैं सही तादाद मालूम करना चाहता हूं, मैंने कहा। कल मालूम करके बता सकूंगी। लेकिन कैसे बताऊंगी? तुम्हारा इस तरह आजादी से फिरना भी खतरे से खाली नहीं होगा, अंजलि ने कहा। कल शाम ठीक 8 बजे में तुम्हें इस गेट अप में प्रेम निवास रेस्तोरां में मिलूंगा। मैंने इसे देवी वाले रेस्तोरां का पता बता दिया। मेरे ख्याल में इस कॉटेज में टेलीफोन तो नहीं है, लेकिन कृष्णा के पास सेलुलर फोन है। मैं उसका नंबर मालूम कर लूंगी। अंजलि ने बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, ठीक है।